नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और महत्वपूर्ण आज चुना है टॉपिक, जिसका नाम है गोवा, दमन और दीव की मुक्ति और इनके भारत में विलय का इतिहास। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन जितनी विस्तार से आज हम इस टॉपिक के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए आपको आश्वासन देता हूं कि एक बार अगर पूरे सेशन को आपने बिना स्किप किए हुए अंत तक देख लिया तो इस टॉपिक से कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उसका आंसर इस सेशन का अंदर ही होगा। ठीक है ना। तो बस एक बार जोर लगाने की जरूरत है, एक बार ध्यान लगाने की जरूरत है, एक बार आप ध्यान से पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही ऐसे अनछुए पहलू को भी आज हम टच करने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, आपने कभी हो सकता है कि कभी पहले नहीं पढ़ा हो। ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप पूरे सेशन को अंत तक देखेंगे तब पता चलेगा। दोस्तों, बस भरोसा बनाए रखिए, हम हर वो काम अपने सेशन में करते हैं जिससे आपको सफलता मिल सकती है, आपके नंबर परीक्षा में बढ़ सकते हैं, परीक्षा हॉल में आपके क्वेश्चंस के अटेम्प्ट बढ़ सकते हैं। हर वो काम हम अपने सेशन के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से पूरे सेशन को समझने का प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पुदुचेरी के बारे में पढ़ा था, पुदुचेरी जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से पुदुचेरी बोला जाता है। दोस्तों, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक एक चीजों को बड़े ही बारीकी से हमने जाना है, समझा है। ठीक है, एक एक जो बिंदु हैं, जितने भी परीक्षा में आने लायक बिंदु हैं, उन हर चीज पे हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। टॉपिक, एक बंद टॉपिक को हमने खोलने का प्रयास किया है। ठीक है ना। हर उस बात पे चर्चा किया है जहां से कमीशन सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने देश को तो आजाद करा लिया अपने पिछली कक्षाओं में। ठीक है, देश के आजाद होने के बाद, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा किया हुआ है कि तीन शक्तियां यहाँ पे आएगी। एक ब्रिटेन से, यूरोपीय शक्तियों की अगर बात करें तो एक ब्रिटेन से, एक पुर्तगाल से और एक फ्रांस से आए। तो और भी थे, डेन्स भी थे जिसे डेनिश बोलते हैं, लेकिन इनकी शक्ति अत्यंत सीमित रही थी। तो ये तीन मुख्य शक्ति थे, ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस। ये तीनों विदेशी शक्तियां जो थी, जो व्यापारिक माध्यम से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई और धीरे धीरे इन्होंने अपनी जड़ें जो है वो मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम रूप से जो है वो वर्चस्व किसे प्राप्त हुआ? ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। और ये जो बाकी के दो शक्ति हैं, पुर्तगाल और फ्रांस, इन्हें उतना महत्व जो है नहीं मिल पाया और ये अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सके, जिस वजह से क्या हुआ कि भारत के बड़े क्षेत्र पे अंग्रेजों का तो अधिकार हो गया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार हो गया भारत के बड़े व्यापक क्षेत्र पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों शक्तियां जो थी, पुर्तगाल और फ्रांस, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ये अंग्रेजों से भी लड़ते रहे। ठीक है, लेकिन लड़ते 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 इनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं। इस पूरे विशाल भाग पे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रों की अगर बात करें तो जैसे हमने पिछली कक्षा में बात करी है पांडिचेरी वाले क्षेत्र की, पांडिचेरी, उसके बाद यनम, और यहाँ पे इस लोकेशन पे चंद्रनगर था। तो यहाँ पे जो है फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ। और इस साइड अगर बात करें तो गोवा वाला जो क्षेत्र है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे पुर्तगाली सिमट के कालांतर में रह गए। बस इतना सा छोटा सा हिस्सा इतने बड़े व्यापक भारत के क्षेत्रफल में जो है इन दो विदेशी शक्तियों के हाथ में, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, इनके हाथ में सिर्फ इतना सा क्षेत्र
बचा रह गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही, इससे आपको जो ब्रिटिश सेना की शक्ति थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो मजबूती था उसका, ठीक है, उसका जो आधार था उसको, और अगर पुर्तगाली और फ्रांसीसी शक्तियों की अगर बात करें तो आप तुलनात्मक रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियां बहुत ताकतवर थी और इसलिए लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बना के रखा था दोस्तों। ठीक है, हमने अपने पिछली कक्षा में जो ये पांडिचेरी वाला जो भाग है, जिसमें तमिलनाडु क्षेत्र में कराईकल आता था, यनम आता था आंध्र प्रदेश वाला, चंद्रनगर आता था और पांडिचेरी तो आता ही आता था, तो ये फ्रांसीसी अधिकार में थे। तो इसका किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है और किस प्रकार भारत में इसका विलय हुआ फाइनली, उस पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, आज बारी है गोवा की, दमन द्वीप की और दादरा नगर हवेली की दोस्तों। ठीक है ना, आज हम गोवा, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली की बात करने वाले हैं और किस प्रकार जो है यह पुर्तगाली शक्ति से जो इसे मुक्त कराया गया, किस प्रकार भारतीय भाग में शामिल किया गया, भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया, उस पर आज हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हमने इस पोर्शन की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम इस पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिए। और ये वो क्षेत्र है जहां पे गोवा, उसके बाद दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली जैसे क्षेत्र हैं जिसपे पुर्तगालियों का जो है लंबे समय तक अधिकार रहा था दोस्तों। एक बहुत ही गौर करने वाली और महत्वपूर्ण बात है कि पुर्तगाली शक्ति जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे। अंग्रेजों से पहले भी पुर्तगाली शक्ति ही भारत में आई थी, सबसे पहले आई थी। ठीक है ना, व्यापारिक कार्यों के उद्देश्य से आई थी और फिर धीरे धीरे इन्होंने भी अपने शक्ति के विस्तार का प्रयास किया था दोस्तों। और 1510 ईस्वी में ही जो है इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। कब अधिकार कर लिया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है अधिकार कर लिया था। लेकिन ये सबसे अंत में भारत से गई। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से परीक्षा की दृष्टि से बन जाता है कि वह यूरोपीय शक्ति कौन सी थी जो भारत में आई तो सबसे पहले लेकिन गई सबसे बाद में। तो पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी जो थी, पुर्तगाली जो थे, ये भारत में सबसे पहले व्यापारिक उद्देश्यों से आए थे और सबसे अंत में जो है ये 1961 में गए थे। और ऐसे ही नहीं गए थे, वो कहावत है ना कि लात का भूत बात से नहीं मानता है, तो वही चीज पुर्तगाल के मामले में लागू हुआ था। जब हम पिछली कक्षा में पांडिचेरी के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे स्थिति इतनी भयावह नहीं थी, वहां पे कूटनीतिक तरीके से बातचीत करके जो है मामला सुलझ गया था। लेकिन पुर्तगाली क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वही थे जो लात के भूत से और बात से मानने वाले नहीं थे। तो लात के भूत बात से नहीं मानते हैं, वही पुर्तगालियों ने जो है यहाँ पे किया, वही रवैया अपनाया और इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन विजय भारत सरकार को चलाना पड़ा था। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है? वह यह है कि ऑपरेशन विजय संबंधित है या ऑपरेशन विजय क्या है। देशी राज्यों से जोड़ करके ऑपरेशन विजय के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। दोस्तों भारत के मूल भाग को हमने, जो ब्रिटिश भारत का अंग था, उसको तो हमने भारत को आजाद करा लिया अंग्रेजों से। ठीक है, लेकिन ये ऐसे क्षेत्र थे जो 15 अगस्त 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी जो है विदेशी शक्तियों के हाथ में थे। विदेशी उपनिवेश, विदेशी बस्तियों के रूप में इनकी पहचान देश के आजाद होने के बाद तक थी और इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। कूटनीतिक प्रयास से अगर मामला सुलझ गया तो अच्छी बात है और अगर नहीं सुलझा तो फिर वही लात का भूत बात से नहीं मानते, तो फिर ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा इन पुर्तगालियों के खिलाफ इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस संदर्भ में। तो ऑपरेशन विजय की भी हम अभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यह क्षेत्र जो था, जो पुर्तगालियों का अधीन था, यह अगर हम भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा यह ऐसा क्षेत्र था जो अब भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था। ठीक है ना, अब भी वो पुर्तगाली भारत के अधीन था, वो स्वतंत्र भारत के अधीन नहीं था। ठीक है, और वो एक बड़ा क्षेत्र था। पांडिचेरी वाली बात जो हमने
पिछली कक्षा में की है, उससे बड़ा मतलब फ्रांसीसी अधिकार के तहत जितने क्षेत्र थे उससे अधिक क्षेत्रफल पे, उससे व्यापक क्षेत्रफल पे, उससे महत्वपूर्ण क्षेत्र पे जो है, हालांकि एक देश के लिए तो उस देश का हर क्षेत्र ही महत्वपूर्ण है, चाहे वहां पे मरुस्थल हो, चाहे वहां पे उपजाऊ जमीन हो। ठीक है, तो एक देश की अगर हम बात करें तो उसका हर एक भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वहां पे पानी हो, चाहे वहां पे पहाड़ हो, चाहे वो जमीन बंजर हो, चाहे वहां मरुस्थल हो, चाहे वो जमीन उपजाऊ हो, भारत संघ के लिए सब समान महत्व रखते हैं। समान महत्व पहले भी रखते थे, आज भी रखेंगे, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक भारत का अस्तित्व रहेगा और तब तक वो इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों से भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन ये दो ऐसे क्षेत्र थे, पांडिचेरी वाला क्षेत्र और गोवा वाला क्षेत्र, जो अब भी ब्रिटिश पुर्तगाली और फ्रांसीसी शक्तियों के अधीन थे। तो भारत सरकार ने समय समय पे जो है लगातार प्रयास किए और इन क्षेत्रों को जो है मुक्त कराया। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, ठीक है, और गए सबसे बाद में। वो भी कैसे गए? ऑपरेशन विजय चला के जब खूब पिटाई खाए हमारी भारत की सेनाओं से, उसके बाद वो यहाँ से गए थे। तो अगर हम पुर्तगाली उपनिवेश की अगर बात करें दोस्तों, तो जो ये गोवा दमन द्वीप था, दादरा नगर हवेली था, तो ये सब जो था ये पुर्तगाली शासन के अधीन था। ठीक है, पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ पे आया था। कब आया था वास्को डी गामा? 1498 ईस्वी में आया था। और यह जब केरल के तट पे पहुंचा था तो इसका स्वागत किसने किया था दोस्तों? जमोरिन नाम का व्यक्ति उस समय तटीय क्षेत्र में शासक था। तो इसी जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तट पे जाकर के उसको जो है बुला करके लाया था। ठीक है, लेकिन गए ये 1961 में। अब ये भी एक गौर करने वाली बात है कि वास्को डी गामा जब आया था तो वहाँ का शासक जो जमोरिन था वो जाकर के उसको रिसीव करता है, रेस्पेक्टफुली जो है भारतीय क्षेत्र में उसको प्रवेश देता है, अंदर लाता है। लेकिन जब जाने की बारी आई तो कहता है कि हम जेबे नहीं करेंगे, तो नहीं जाएंगे तो आओ मार खाओ। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और इनको 1961 ईस्वी में यहाँ से खदेड़ा। ठीक है, इस प्रकार लगभग 451 वर्षों तक, मतलब सर्वाधिक समय तक जो है पुर्तगालियों ने भारतीय क्षेत्र में जहाँ पे उनका अधिकार था उन्होंने शासन किया था। मतलब सबसे अधिक समय तक जो है पुर्तगालियों का यहाँ पर अधिकार रहा था। ठीक है, गोवा पर उन्होंने अधिकार कैसे किया था? गोवा पे अफोंसो डी अल्बुकर्क था। ये अफोंसो डी अल्बुकर्क ने दोस्तों बीजापुर के शासक थे सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। इनसे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 ईस्वी में छीन लिया था। किसने? अफोंसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। गोवा पर अधिकार किया कैसे? 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा पे उससे छीन के गोवा पे अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब अधिकार किया? द्वीप पर 1546 ईस्वी में अधिकार किया था पुर्तगालियों ने, और इसके साथ ही दमन पर 1559 ईस्वी में जो है अधिकार कर लिया। इस प्रकार भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो दादरा नगर हवेली की बस्तियों को मिलाकर यह संपूर्ण परिक्षेत्र जो था यह गोवा शासन के अधीन आता था, गोवा के नाम से जाना जाता था। गोवा से ही यहाँ पे जो है शासन संचालित किया जाता था। और ये पुर्तगाली जो थे ये ऐसा नहीं कि बड़े प्यार से यहाँ पे शासन कर चलाते थे, बहुत ही दमनकारी नीतियों को अपनाते थे। और अगर कोई लगता था कि इनके हित में नहीं है तो ये कठोर दमन चक्र भी चलाते थे और ज़बरदस्ती जो है यहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र को जो है अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते थे दोस्तों। ठीक है, फिर देश आज़ाद होता है। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के नेताओं का जो रोल में थे, लीड रोल में हुआ करते थे, तो उनका ध्यान इन क्षेत्रों की तरफ गया। ठीक है, जब उनका ध्यान गया तो उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि हम तो है शांति के पुजारी हैं। भारत तो शांति, सत्य और अहिंसा, हमारा देश आज़ादी हुआ महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के मूल मंत्र के सहारे आगे बढ़कर। ठीक है, तो हम अभी भी जो है पहले सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, हम पहले बात करना चाहते थे कि कूटनीतिक प्रयासों से जो है गोवा भारत के साथ जुड़ जाए।
ठीक है, वहाँ से पुर्तगाली शक्तियाँ जो है वो वापस चली जाए, लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपने ऊपर पहले दोष नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों हम एक आज़ाद देश थे, तो जो कोई आज़ाद देश होता है तो उसको जिम्मेदारी भी दिखानी पड़ती है, ठीक है ना। वो अराजकता का माहौल नहीं जो है बढ़ा सकता है, बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो विश्व के अन्य देश हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। और अगर आज के वर्तमान समय की अगर बात करें, तो अगर दुनिया के किसी भी देश में अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो परिषदें हैं, और जो दुनिया के विभिन्न देश हैं, दुनिया के विभिन्न संगठन हैं, वो क्या करते हैं, जो दुनिया के मीडिया जगत के लोग हैं क्या करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं कि भाई फलाने देश में, अमुक देश में जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके मानवाधिकारों का जो है हनन किया जा रहा है, तो आवाज़ उठने लगती है, ठीक है। तो यह भी हो सकता था, हालांकि ये बहुत पहले की बात है। ये हम बात 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद की घटना पर हम बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया, शांति के तरीके से जो है कूटनीतिक प्रयास करने का जो है यहाँ पे शुरुआत किया। और वहाँ पे जो लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन, इसे ध्यान रखेंगे, यह भी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा भाई कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया कि लिस्बन में एक भारतीय दूतावास जो है खोला, ठीक है, एक अपना ऑफिस खोला, और इसी बात के लिए खोला कि भाई वहाँ पे कार्यालय होगा तो जो वहाँ के नेता हैं तो उनसे जो है बातचीत हो पाएगा, और तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है पुर्तगाल जो है भारत को गोवा सौंप देगा, ठीक है। भारतीय नेताओं ने प्रयास भी किया, लेकिन पुर्तगाली सरकार के अरियल लुक के कारण जो है, वहाँ की तानाशाही सरकार के कारण जो है, जब बातचीत का जो रास्ता था वो असफल रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर भारत ने 11 जून 1953 ईस्वी को अपने इस दूतावास कार्यालय को बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? 11 जून 1953 ईस्वी को भारत सरकार ने अपने इस कार्यालय को बंद कर दिया। अब देखिए, जो वहाँ का जो तानाशाह शासक था एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार, यह वहाँ का तानाशाह शासक था, ठीक है, एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार। ये सालाजार जो था, अब इसने भारत को नाटो की धमकी देना शुरू कर दिया। पुर्तगाल चूंकि नाटो का संस्थापक सदस्य था, शुरू से ही सदस्य था, ठीक है, तो उसने क्या किया कि कूटनीतिक चाल चली, और उसने कहा कि भाई गोवा हमारा उपनिवेश नहीं है, ये हमारा ही क्षेत्र है, विदेशी प्रांत है हमारा गोवा, ठीक है, भारत में है गोवा, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है पुर्तगाल यूरोप से बैठे बैठे कि भाई गोवा जो है यह हमारा उपनिवेश नहीं है, यह हमारा ब्रिटिश प्रांत है। यह बोल रहा है कौन? पुर्तगाल की सरकार, वहाँ का जो तानाशाह सालाजार था वो, ठीक है। और इसलिए अगर भारत सरकार गोवा क्षेत्र पे अगर किसी प्रकार का कोई कदम उठाता है, कोई सैनिक कार्रवाई अगर करता है, तो इसको जो है नाटो पर हमला, नाटो के सदस्य पे हमला माना जाएगा, पुर्तगाल पे हमला माना जाएगा, ठीक है, और भारत को नाटो संधि के तहत भारत के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही थी, वहाँ के तानाशाह शासक के द्वारा धमकी दी जा रही थी। इतने पे ही वो नहीं रुका, ये जो सालाजार था, ये सालाजार कहाँ चला गया? हेग। हेग में क्या है? हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पे ये चला गया इस मामले को लेकर के, ये सालाजार जो था, और वहां पे कहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कि हमको दादर और नगर हवेली तक पहुंचना है, अपने सैनिकों को भेजना है, और उसके लिए भारत को आप बोलिए कि हमको जो है एक रास्ता दे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, गौर करिएगा, कि हमको दमन द्वीप जाना है, यहाँ पे हमको जाना है, ठीक है, तो इसलिए हमको जो है यहाँ से रास्ता चाहिए, भारतीय क्षेत्र से होकर के हमारी सेना यहाँ पे जाएगी, तो हमको क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। तो इसके लिए जो है आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बोल रहा है कि इसके लिए जो है आप कहिए भारत को कि हमको रास्ता दे, ताकि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी सेना जो है वह दादर और नगर हवेली तक पहुंच पाए,
ठीक है, मतलब उसने कहा कि ये हमारे मार्ग का अधिकार है, भारत जो है इसे रोक नहीं सकता है। लेकिन यह मामला 1955-60 के बीच का है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह फैसला आया कि भाई पुर्तगाल का जो दावा है यह सही नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पुर्तगाल के दावे को खारिज कर दिया और भारत के दमन द्वीप पे, दादरा नगर हवेली पे संप्रभु अधिकार को मान्यता दे दी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत के संप्रभु अधिकार को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में स्थित है उसने मान्यता दे दी। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है, तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो 1960 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भाई जो वो क्षेत्र है वो भारत के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऐसे ही तो माना नहीं पुर्तगाली, तो बहुत सारी और घटना हुई, तो एक एक घटनाओं पर हम बहुत ही बारीकी से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही आप थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा धैर्य के साथ जो है पूरे सेशन को अंत तक देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप खुद ही निर्णय लीजिएगा कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी था या नहीं था। ठीक है ना, आप अगर कहीं और कुछ देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप तुलना कर सकते हैं। बस एक बार आप थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए और अंत तक पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको खुद ब खुद अंतर समझ आएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, जो गोवा का जो परिक्षेत्र था, इस पूरे परिक्षेत्र में भारतीय नेताओं के द्वारा, हमने तो अभी बात की कि सरकार से सरकार बात कर रही थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो बात कर रहे थे, राजनयिक वार्ता की शुरुआत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना जो दूतावास भी लिस्बन में खोला था। लेकिन इस क्षेत्र में क्या हो रहा था, एक बार उसकी बात करते हैं। इस क्षेत्र में आंदोलन करने वाले, व्यापक आंदोलन करने वाले, गोवा को मुक्त कराने के लिए, वहाँ के लोगों को के अधिकार के लिए जो पहला बड़ा आंदोलन चलाया गया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये कौन थे? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने इनके बारे में बहुत कुछ जाना है, कई बार हमने चर्चा की है बहुत विस्तार से। जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत रेडियो, कांग्रेस रेडियो चलाया गया था, इस कांग्रेस रेडियो पे जो भाषण देने का कार्य होता था वो कौन करता था? भाषण देने का कार्य यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे। और इस कांग्रेस रेडियो को संचालित कौन करती थी? उषा मेहता। ये कब की बात है? 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी शैली है कि संबंधित चीज अगर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो हम टॉपिक से बियॉन्ड जाके भी उस पर चर्चा करते हैं। यह मेरा नैतिक धर्म है, क्योंकि लगे हाथ अगर हमने इन चीज़ों की चर्चा कर ली, हमने अगर उषा मेहता की चर्चा कर ली, हमने कांग्रेस रेडियो की चर्चा कर ली, तो आपने हमारी पिछली कक्षाओं में भी इसे पढ़ा है, लेकिन लगे हाथ यहाँ पे रिवीजन भी आपका हो गया। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो राम मनोहर लोहिया जो थे, यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोवा की मुक्ति के लिए जो है व्यापक स्तर पे प्रयास किया था। और 18 जून 1946 ईस्वी को जो है उन्होंने गोवा के मडगांव में, मडगांव नाम का एक स्थल है, वहां पे इन्होंने एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया था दोस्तों। और इसी ऐतिहासिक घटना के स्मृति में जो है प्रतिवर्ष 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, क्या मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस। किस तिथि को मनाया जाता है? 18 जून को। प्रतिवर्ष 18 जून को जो है गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस घटना के याद में मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो अपना ऐतिहासिक वहाँ पे सभा किया था, जनसभा को संबोधित किया था, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, गोवा क्रांति दिवस कब? 18 जून। गलती नहीं करना है परीक्षा में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गोवा की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सभी भारतीय राजनीतिक दल आपस में मिल गए और सर्वधर्म संभव, मतलब होता है ना, अभी भी कोई अगर व्यापक मुद्दे पर चर्चा सरकार को करनी होती है तो क्या किया जाता है? एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है कि सब दल आओ, इसमें एक सामूहिक हित की बात करनी है,
इसमें किसी एक दल की बात नहीं है, ये देश की बात है। तो सब लोग आओ और मिल करके जो है अपने अपने विचार व्यक्त करो और एक सही निर्णय पे पहुंचो। तो यही बात उस समय भी हुआ था, ठीक है ना। जितने भी राजनीतिक दल थे सभी जो है मिल गए और सब मिल करके एक गोवा मुक्ति सेना नाम का संगठन गठित किया, ठीक है। गोवा मुक्ति सेना नाम का संगठन जो है इन्होंने तैयार किया। और यह जो था क्या था, सभी राजनीतिक दल का जो है एक संयुक्त मंच था। अब क्या हुआ कि भाई जब सब राजनीतिक दल एक साथ आ गए तो क्या हुआ, अब आंदोलन का जो आधार था वो व्यापक हो गया। क्यों? क्योंकि अब सब दल के समर्थक लोग जो थे वो इस आंदोलन से जुड़ने लग गए थे, ठीक है। इससे पहले कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक दल था नहीं जो गोवा के अंदर काम करे, गोवा के लिए काम करे, क्योंकि अभी अभी तो देश आजाद ही हुआ था 1947 में। देश को आजाद कराने वाली जो सबसे प्रमुख संगठन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कब स्थापित हुई थी? 1885 ईस्वी में स्थापित हुई थी दोस्तों। और देश कब आजाद हुआ है? 1947 ईस्वी में। इतने लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली थी दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी देश आजाद ही हुआ था। गोवा पर अभी भी पुर्तगाली आधिपत्य था, तो वहाँ पे राजनीतिक संगठन को कैसे पनपने दिया जाता वहाँ के शासकों के द्वारा, बताइए आप, ठीक है। तो यह भी एक ऐसी परिस्थिति थी कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जो विभिन्न राजनीतिक दल थे वो सब एक मंच पे आए और उन्होंने जो है एक संयुक्त मंच बनाया और उसी संयुक्त मंच की परिणति जो है यह गोवा मुक्ति सेना थी दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। यह जो सत्याग्रह हुआ था 18 जून 1954 ईस्वी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में दोस्तों, इस समय वहाँ के लोगों ने जो है पुर्तगाली कानूनों की अवहेलना की, ठीक है। और मतलब जबरदस्त अवहेलना की, जितना कर सकते थे कानून तोड़ सकते थे वो तोड़ दिया था। तिरंगा झंडा जो है लहराया गया वहाँ पे, ठीक है। जितने भी लोग जो सत्याग्रही थे जिन्होंने तिरंगा झंडा को लहराया, पुर्तगाली सरकार ने जो है जबरदस्त दमन चक्र वहाँ पे चलाया और सबको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। लेकिन तत्कालीन समय में चूंकि देश आजाद हो चुका था और भारत के राष्ट्रपति बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोवा की मुक्ति में जो है विशेष रुचि दिखाई, ठीक है। और उसने जितने भी राजनीतिक व्यक्तित्व थे, जो नेता थे, उन सब को प्रेरित किया आवश्यक कदम उठाने को कि भाई कैसे भी करके जल्दी जो भी कदम उठाना पड़ता है उठाओ, लेकिन गोवा को जल्दी से जल्दी जो है भारत संघ में इसको मिलाओ और पुर्तगाली को यहाँ से भगाओ। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी याद रखना है। यह भी गोवा के भारत में मिलाए में व्यक्तिगत रूप से जो है इन्होंने रुचि दिखाई थी, तो इसलिए इनका योगदान जो है यह सराहनीय था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 22 जुलाई 1954 की। 22 जुलाई 1954 को दादरा और नगर हवेली की जो बस्तियां थी, 22 जुलाई 1954 को दादरा और नगर हवेली की जो बस्तियां थी, इस पर जो आंदोलनकारी थे, गोवा मुक्ति के आंदोलनकारी, इन्होंने पुर्तगाली सेना को खदेड़ दिया, ठीक है। पुर्तगाली सेना को खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। और इसे मुक्त कराने में खास करके आजाद गोमांतक दल और आरएसएस, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, उनकी प्रमुख भूमिका थी। दो संगठन कौन, एक आजाद गोमांतक दल और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनके स्वयंसेवकों ने जो है अदम्य साहस का परिचय दिया और जितने भी पुर्तगाली शासन प्रशासन के लोग थे, सेना थी, सबको मारपीट के वहां से भगा दिया, ठीक है, खदेड़ दिया। कहां से? दादरा और नगर हवेली से। इस प्रकार क्या बात निकल के आई? यह बात निकल के आई कि 22 जुलाई 1954 ईस्वी को दोस्तों, 22 जुलाई 1954 ईस्वी को जो है जो आंदोलन शुरू किया गया आजाद गोमांतक दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, उससे क्या हुआ कि यह दादरा और नगर हवेली का जो क्षेत्र था, इसको पुर्तगाली शासन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं 1954 की। फिर बाद में अब देखिए, यह मैंने पिछली कक्षाओं में भी, मैंने पांडिचेरी की जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे भी हमने कहा था कि यह टॉपिक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के इतिहास से भी जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। इतिहास से भी जुड़ता है, भारत के भूगोल से भी जुड़ता है और भारत की राज व्यवस्था टॉपिक से भी यह जो है सीधे सीधे जुड़ता है।
ठीक है ना। भारत के इतिहास से जुड़ता है, भूगोल से जुड़ता है और राज व्यवस्था से जुड़ता है। इतिहास की हमने बात कर ही ली, हमने यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली की बात हम कर ही रहे हैं, तो इससे क्या निकल के आता है, ये इतिहास का भाग है। ठीक है, चूंकि यह ज्योग्राफी का भाग इसलिए है क्योंकि यह भारत संघ का हिस्सा है। ठीक है, भारत के द्वारा जो है प्रयास किया गया, भारत का यह क्षेत्र था और पुर्तगालियों से मुक्त करा के भारत के क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, विस्तार हुआ, पुर्तगालियों को मार भगाया गया। तो इससे क्या हुआ, भारत के भूगोल में तो परिवर्तन आया ना, ये क्षेत्र भारत के साथ जुड़े ना, तो इसलिए भूगोल की दृष्टि से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। राज व्यवस्था की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहाँ पे भारत का शासन था। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन के द्वारा, भारतीय संविधान के 10वें संशोधन के द्वारा, 10वें संविधान संशोधन 1961, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दोस्तों जो है आधिकारिक रूप से भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दादरा एवं नगर हवेली को। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। अब तक आप केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो बार बार दादरा नगर हवेली का नाम आपके सामने आता है। ठीक है, लेकिन ये इतिहास है दादरा नगर हवेली का, ये शायद आप इससे पहले हो सकता है कि इतने ध्यान से आप नहीं इस चीज को समझ रहे होंगे। यह दादरा नगर हवेली का जो क्षेत्र था दोस्तों, यह आज के अब तक की चर्चा से क्या निकल के आया, यह पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था, यह भारत के पास नहीं था, यह न ब्रिटिश भारत के पास था, अंग्रेजों का भी इस पर अधिकार नहीं था, यह पुर्तगालियों का अधीन था। जिसे 22 जुलाई 1954 ईस्वी को जब आंदोलन किया गया आजाद गोमांतक दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, तो फिर पुर्तगाली सैनिकों को, वहाँ के प्रशासन को मार पीट के भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, और फिर होता है भारतीय संविधान में 10वां संशोधन। ठीक है, और इस 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दादरा और नगर हवेली को आधिकारिक रूप से भारत का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वह दे दिया गया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, तो वो संशोधन कौन सा था, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नेताओं ने जो एक समिति बनाया था उसका नाम क्या था, गोवा विमोचन सहायक समिति। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोवा विमोचन सहायक समिति के अध्यक्ष थे केशव राव जेधे, और इसके सचिव कौन थे, एनजी गोरे। ठीक है, ये निर्वाचित हुए एनजी गोरे सचिव के रूप में, और केशव राव जेधे जो हैं वो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, किसके, गोवा विमोचन सहायक समिति का। और ये सब जो थे, ये समिति के नेता जो थे, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। ठीक है, क्योंकि भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र के अधिक करीब पड़ता है गोवा। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1955 ईस्वी को क्या हुआ दोस्तों, चूंकि 15 अगस्त को ही अपना देश आजाद हुआ है। अपना देश आजाद कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत अंग्रेजी दास्ता से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ। ठीक है, तो 15 अगस्त का ही तिथि चुना गया, बात 1955 की है। तो 1955 ईस्वी में इसी 15 अगस्त के दिन जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो भारत के विभिन्न भागों से जो है लोग इन क्षेत्रों में पहुंच गए, गोवा दमन द्वीप के सीमा में प्रवेश कर गए जैसे तैसे करके। ठीक है, वहाँ पे इन पुर्तगाली सेना के जो जवान थे, उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सत्याग्रही जो थे वो शहीद हो गए। और एक जो लैंडमार्किंग था कि एक पंजाब के युवा स्वतंत्रता सेनानी थे कर्नल सिंह बेनीपाल, उनको भी गोली लग गई थी। इसी पुर्तगाली जो लोग गोली चलाए थे, इसी में एक पंजाब के युवा स्वतंत्रता सेनानी कर्नल सिंह बेनीपाल को जो है गोली लग गई थी और वो शहीद हो गए थे। दोस्तों इससे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेहरू जी बहुत आगे बबूला हुए, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री भी थे, तो उन्होंने जो है आलोचना की इस घटना की। उन्होंने इस घटना को क्रूर घटना बताया, अमानवीय घटना बताया, असभ्य व्यवहार बताया पुर्तगालियों का। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे नेहरू जी ने जो है इस घटना की कड़ी निंदा की। ठीक है, इसके बाद जब नेहरू जी ने इसमें रुचि लिया और जब कड़ी निंदा की इस घटना की,
इसके बाद क्या हुआ, देश के विभिन्न हिस्सों में जो है विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि जो है चलाए जाने लगे इस घटना को लेकर के। ठीक है, फिर वो घड़ी आई अंत में जब भारत सरकार का धैर्य जवाब दे गया। उसके बाद वो शुभ घड़ी आई जब ऑपरेशन विजय चलाया गया और पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया। एक बार इसके बारे में व्यापक रूप से जानते हैं। क्या हुआ था कि नवंबर 1961 ईस्वी में SS साबरमती नाम के जहाज पे जो है पुर्तगाली सैनिकों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, घायल कर, गोली चला दिया, जिससे एक मछुआरा घायल हो गया। ठीक है, एक मछुआरा का मृत्यु हो गया। कुछ लोग, कुछ और मछुआरे थे, चूंकि समुद्र तट का क्षेत्र था तो मछुआरे तो आसपास होंगे ही होंगे, तो कुछ मछुआरों की मृत्यु हो गई। जो जहाज पे जो सदस्य था, जो जहाज को संचालित कर रहा था, उसमें से भी 1-2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो बस भारत सरकार को यही मौका तो चाहिए था। इसी मौके की तलाश में भारत सरकार इंतजार कर रही थी। अब भारत सरकार को एक मौका मिल गया कि भाई अब पुर्तगाली का सफाया करो। दुनिया के देशों को भी बताने के लिए भाई ये हुआ ना कि देखो हमारे जहाज पे हमला कर दिया है, तो ये हमारे संप्रभुता पे इसने चोट किया, इसलिए अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम मानेंगे नहीं, अब हम चलाएंगे ऑपरेशन विजय और अब हम पुर्तगालियों को भारत से बाहर फेंकेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ऑपरेशन विजय प्रारंभ कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस अभियान का नेतृत्व जो थे वो कौन कर रहे थे, इसके कमांडर इन चीफ जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी थे। इस नाम को ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। इस ऑपरेशन विजय के जो लीड कर रहे थे व्यक्ति वो कौन थे, ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी। और जो जमीनी स्तर पे जो देख रहे थे चीज़ों को वो कौन थे, मेजर जनरल KP कैंडेथ। ठीक है, ये जमीनी स्तर पे जो है चीज़ों को ठीक कर रहे थे, जूझ रहे थे, लड़ रहे थे पुर्तगालियों से। ठीक है ना, और जब गोवा की मुक्ति हुई तो इन्हीं को जो है जनरल KP कैंडेथ को वहाँ का पहला सैन्य गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त किया गया था दोस्तों, KP कैंडेथ को। ठीक है, यह ऑपरेशन विजय जो था यह एक त्रिकोणीय हमला था। देश जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद यह इस तरह की घटना पहली बार भारत में हो रही थी, जहां जल सेना, वायु सेना और मिलिट्री सब, मतलब थल सेना, तीनों सेना के तीनों अंग जो थे वो एक साथ जो है ऑपरेशन विजय के तहत जो है वो टूट पड़े थे। वायु सेना ने इसी दौरान ऑपरेशन चषक चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन चषक चलाया था किसने, वायु सेना ने। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन चषक का संबंध है, तो ऑपरेशन चषक का संबंध है, यह वायु सेना के द्वारा, भारतीय वायु सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन चषक। और पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ने के लिए जो है यह ऑपरेशन चषक चलाया गया था। और वायु सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन चषक के तहत जितने भी पुर्तगालियों के रणनीतिक संचार अड्डे थे, जैसे बम्बोलिम वायरलेस स्टेशन था, बम्बोलिम वायरलेस स्टेशन, इसके साथ ही डाबोलिम हवाई पट्टी थी जहाँ से हवाई जहाज उड़ाया जाता था, तो इन सब पे बमबारी किया भारत के वायु सेना ने और सबको जो है ध्वस्त कर दिया था दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखते हैं। उसके बाद गोवा के तट पर एक अंजू द्वीप नाम का द्वीप था। ठीक है, यहाँ पे भारतीय नौसेना और पुर्तगाली जवानों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई, आमने सामने की टक्कर जो हुई वो कहाँ पे हुई, अंजू द्वीप में, ऑपरेशन विजय के दौरान जो है। तो यह भी ध्यान रखेंगे ये अंजू द्वीप जो है यह गोवा मुक्ति से संबंधित द्वीप है। ठीक है, ऑपरेशन विजय से संबंधित द्वीप है। यहीं पे जो है आमने सामने की जो थल सेना जो लड़ाई लड़ रही थी पुर्तगाली सेना के साथ, वो यही जगह था अंजू द्वीप। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और भारतीय वायु जो सेना थी, भारतीय नौसेना जो है वहाँ के जहाज को, एक जहाज था अफोंसो डी अल्बुकर्क नाम का जहाज, ये वही व्यक्ति था जिसके नाम पे इस जहाज का नाम रखा गया है, जिसने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से छीना था। ठीक है ना, तो इसी अफोंसो डी अल्बुकर्क नाम का जो जहाज था, इसको भारतीय नौसेना के जवानों ने जो है डुबा दिया समुद्र में। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय पक्ष को नुकसान नहीं हुआ, भारत के भी कुछ सैनिक जो है 7-8 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यह ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन विजय, यह 4-5 दिन ही चला था। ठीक है, 17-18 नवंबर 1961 ईस्वी को इसे शुरू किया गया था और 19 दिसंबर तक जो है उसकी जो प्रमुख रक्षा पंक्तियां थी वह ढह गई। मतलब 3-4 दिन में सब काम हो गया
ऑपरेशन विजय के तहत 3-4 दिन में सब काम हो गया, मतलब 17-18 दिसंबर 1961 को जो है इसको शुरू किया गया था ऑपरेशन विजय को दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब अब लग गया, उसका हवाई पट्टी भी ध्वस्त कर दिया गया, जहाज भी डुबा दिया गया, अंजुदीप द्वीप पे आमने सामने की टक्कर भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब लग गया पुर्तगालियों को, जो वहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे उनको लग गया कि रे बाबा अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय बचा नहीं है। उसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वह गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल गोवा का, वह था मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा। ये मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा जो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था इस क्षेत्र में, उसने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया और 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को जो है इसने आत्मसमर्पण कर दिया। कब, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को इस पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने जो है वो क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार गोवा, दमन और दीव पूरी तरह से पुर्तगाली औपनिवेशिक जो सत्ता थी उससे मुक्त हो गई थी। ठीक है, अब हमने मुक्त तो करा लिया, लेकिन भाई अब हम भी अपने अंदर जो शामिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें आधिकारिक प्रक्रिया को जो है औपचारिकता पूरा करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, तो वो सब भी हमने किया, उस पर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं गोवा मुक्ति दिवस की। चूंकि 19 दिसंबर की वो तिथि थी जब इसने आत्मसमर्पण किया था मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने, तो इसलिए इस 19 दिसंबर को जो है दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि शीत युद्ध का दौर था, ठीक है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ऐसे देश थे जो, अब देखिए ब्रिटेन इतना दिन भारत में रहा था, ठीक है ना, इतना दिन भारत को कब्जा में रखा, जब भारत में रहा तब पुर्तगालियों का विरोध करता रहा, और जब चला गया भारत छोड़ के तो देखिए क्या किया कि जो भारत ने जो ऑपरेशन विजय चलाया था तो इसके विरोध में क्या किया कि यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो है कार्रवाई के लिए चला गया। यूएनएससी से बोला कि भाई भारत को जल्दी से जल्दी बोलिए युद्ध विराम करने के लिए और वहां से अपना सेना वापस बुलाने के लिए। देख लीजिए ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों ही भारत में बने रहे थे, ये दोनों ही साम्राज्यवादी देश थे, लेकिन अभी देखिए जब भारत हमला कर रहा है ऑपरेशन विजय के तहत तो ये चले गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास और वहां पे कह रहे हैं कि भाई भारत को बोलिए कि वो युद्ध विराम करे, अपने सैनिकों को बुलाए। ठीक है, इससे संबंधित उसने जो है इन देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, एक प्रस्ताव पेश कर दिया। कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्त तो दोस्त होता है, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि रसिया जो है हमारा दोस्त है, सोवियत संघ हमारा दोस्त है, ऐसे थोड़े कहा जाता है। हर जब भारत में जब जब संकट की परिस्थितियां आई है तो अधिकांश बार, अधिकांश मामलों में अगर आप इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो आपको यह बात पता चलेगा कि अधिकांश बार जब भारत को जरूरत थी तब रूस खड़ा हुआ था भारत के साथ, और इस समय भी वही हुआ जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है एक प्रस्ताव पेश किया, निंदा प्रस्ताव पेश किया और भारत की कार्रवाई को रोकने के लिए जो है वहां पे कहा, ठीक है, भारत की सेना को वापस बुलाने के लिए कहा। तो यही हमारा मित्र राष्ट्र सोवियत संघ ने क्या किया था, अपने वीटो शक्ति का उपयोग किया था। ठीक है, और सोवियत संघ ने उस समय अपने वीटो शक्ति का उपयोग करके जो है, जो इन तीनों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसको निरस्त कर दिया था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात अगर हो तो वहां पर भी सोवियत संघ ने हमारा इस समय में साथ दिया था अपने वीटो शक्ति के द्वारा। ठीक है, और उन तीनों के, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के जो निंदा प्रस्ताव थे उसको निरस्त कर दिया था और भारत के क्षेत्रीय संप्रभुता का जो है पूर्ण समर्थन किया था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि अब हमने गोवा को पुर्तगालियों से तो मुक्त करा लिया, तो अब हम आ गए पॉलिटी के सिलेबस में। अब क्या करेंगे, भारत में हुआ संविधान संशोधन। वो कौन सा संविधान संशोधन था, दमनदीप की, दादरा नगर हवेली की हमने बात की तो वहां पे कौन सा संशोधन था, 10वां संशोधन था। ठीक है, 10वां संशोधन 1961। लेकिन यहाँ पे देखिए
ये गोवा की मुक्ति के बाद फिर क्या हुआ, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 लाया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, परीक्षा में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। संशोधन अधिनियम 1962, ठीक है। तो 1962 ईस्वी के 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है गोवा, दमन और दीव को सामूहिक रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे तो गलती नहीं करना है। वह कौन सा संशोधन अधिनियम था, 12वां संशोधन अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम, और कब, 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी के 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है गोवा, दमन और दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो है कुछ समय के बाद या इस क्षेत्र की क्षेत्रीय जो संस्कृति थी, जो कोंकणी संस्कृति थी, जो जन आकांक्षाएं लोगों की थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में एक बार फिर संशोधन किया गया। और फिर क्या हुआ कि 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यह कब पारित किया गया, 1987 में, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में पारित किया गया। और इस 1987 ईस्वी के 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 30 मई 1987 ईस्वी को क्या किया गया कि गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया और भारत का 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। तो आपसे यह भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि गोवा भारत के किस नंबर का राज्य है। तो अगर क्रम की बात करें तो गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था गोवा को। तो गोवा भारत का 25वां राज्य है, ठीक है। और यह कैसे किया गया, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान देने वाली बात है, देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, गलती नहीं करना, हम सब चीज को एक साथ कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, इससे पहले हमने 10वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात की। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दादरा नगर हवेली को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को सामूहिक रूप से जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और फिर गोवा की सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए, कोंकणी संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में 30 मई 1987 ईस्वी को जो है गोवा को दमन दीव से अलग कर दिया गया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर, और इसके बाद गोवा को भारत का 25वां पूर्ण राज्य जो है दोस्तों घोषित कर दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हम दमन दीव की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो 1987 ईस्वी में गोवा के पूर्ण राज्य बनने के बाद क्या हुआ था कि यह एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था दमन और दीव। तो इसको भारत सरकार ने जनवरी 2020 ईस्वी में प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए जो है क्या किया, दमन और दीव को जो है आधिकारिक विलय कहाँ पे कर दिया, दादरा और नगर हवेली के साथ, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव हम अलग अलग अब तक समझ रहे थे। तो ये क्यों एक किया गया, क्योंकि दोनों ही पुर्तगाली अधिपत्य के अंदर थे। एक जगह के क्षेत्र है, लगभग बहुत अधिक दूरी नहीं है दोनों के जगहों के बीच में, तो इसलिए जो है इसे एक कर दिया गया है प्रशासनिक सुगमता को देखते हुए। कब, जनवरी 2020 में। और अब इसका पूरा नाम जो है वो क्या हो गया, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य पे चर्चा कर लेते हैं, वो क्या है, द ओपिनियन पोल 1967। गोवा की जब मुक्ति हुई थी तो उसके बाद एक बड़ा सवाल ये पैदा हुआ था कि चूंकि महाराष्ट्र भी इसके बगल में है, ठीक है, तो यह सवाल खड़ा हुआ था कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके आधार क्या थे कि वहाँ के लोग कोंकणी तो बोलते ही थे, कोंकणी के साथ साथ जो है मराठी भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन इसी समस्या के निवारण हेतु स्वतंत्र भारत में जो है पहली बार जनवरी 1967 ईस्वी में
जनवरी 1967 ईस्वी में जो है एक जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में गोवा की जो जनता थी वह एक पृथक पहचान बनाए रखने के लिए खुद को स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है रखने के ऊपर सबने जनमत संग्रह दिया, मतदान हुआ था उसमें। तो इस प्रकार जो है भारत सरकार के मन का भी जो द्वंद्व था वो भी खत्म हो गया कि उस क्षेत्र के लोग जो है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं, मतलब एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहते हैं, न कि महाराष्ट्र में उनका विलय किया जाना चाहिए। तो इसलिए भी जो है इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है गोवा को जो है दोस्तों क्या किया गया था, रख लिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा के द्वारा। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, और 25वां पूर्ण राज्य जो है इसको बना दिया गया था। ठीक है, एक नाम महत्वपूर्ण है, इसे जान लेते हैं, टीबी कुन्हा। ये टीबी कुन्हा जो थे इन्हें फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म, गोवा के राष्ट्रवाद के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। टीबी कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने 1928 ईस्वी में गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना भी की थी, जिसे कालांतर में बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी अथोराइज कर दिया गया था, संबद्धता मिल गई थी, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। तो गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, टीबी कुन्हा, इससे ध्यान रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण दल की बात कर लेते हैं, आजाद गोमंतक दल की। तो 1947 ईस्वी में जो है क्रांतिकारी संगठन ने पुर्तगालियों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाया था। तो यह आजाद गोमंतक दल जो था यह क्रांतिकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा था, और पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है यह गुरिल्ला युद्ध को संचालित करते थे, छापामार युद्ध की नीति को अपना करके उसको परेशान करते थे। अगर हम इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो विश्वनाथ लावंडे, नारायण हरि नायक और प्रभाकर सिन्हारी जैसे लोग जो थे इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। ठीक है, इसी समय क्या हुआ कि अफ्रीकी देशों का भी भारत के ऊपर दबाव था, कि भाई कह रहा था कि पुर्तगालियों का उपनिवेश जो है अंगोला, मोजाम्बिक आदि स्थानों पे भी पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा है, उपनिवेश बना रखा है। तो नेहरू जी अपनी शांति की नीति के कारण जो है सैन्य मार्ग नहीं चुन रहे हैं, तो इसलिए जो हमारे यहाँ इन देशों में, इन अफ्रीकी देशों में, अंगोला और मोजाम्बिक में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वह भी कमजोर हो रहा है। ठीक है, जिसने कहा था कि भाई जल्दी से जल्दी जो है आप कार्रवाई करिए, सैन्य कार्रवाई करिए और भगाइए उसको वहां से, तो हमारे यहाँ अफ्रीकी देशों में, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे देशों में जो है वो चल पाए, तेजी से आगे बढ़ पाए, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिले। ठीक है ना, इन पुर्तगालियों के खिलाफ। इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, तो इन्होंने भी नेहरू जी को, जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जो सैन्य हमले किए गए थे भारत की तरफ से, तो उसको वापस लेने की अपील नेहरू जी को पत्र लिख के इसने किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ऑपरेशन था वो क्या था, ऑपरेशन विजय। यह मुख्य रूप से कब संचालित हुआ, 17 से 19 दिसंबर 1961 के बीच में। जो प्रथम सैन्य गवर्नर गोवा के बने वो कौन बने, मेजर जनरल के.बी. कैंडेथ। मेजर जनरल के.बी. कैंडेथ जब आत्मसमर्पण वहाँ का गवर्नर जनरल कर दिया था, उसके बाद आत्मसमर्पण के बाद मेजर जनरल के.बी. कैंडेथ को वहाँ का गोवा का जो है प्रथम सैन्य गवर्नर भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। उसके बाद जो प्रथम नागरिक उपराज्यपाल थे, ठीक है, मतलब पुर्तगाली शासन के पूर्ण नागरिक हस्तांतरण होने के बाद जो है जो वहाँ पे नागरिक उपराज्यपाल बनाए गए वो कौन थे, टी शिवशंकर थे। इसे ध्यान रखेंगे, ये गोवा के पहले नागरिक राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, दयानंद बांदोडकर। दयानंद बांदोडकर गोवा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। और जब 1963 ईस्वी में पहला आम चुनाव वहां पे हुआ था, जब गोवा की मुक्ति हो गई, भारत का राज्य बन गया, उसके बाद जो है यहाँ दयानंद बांदोडकर जो है 1963 ईस्वी के पहले आम चुनाव के बाद, पुर्तगालियों से मुक्ति होने के बाद जो है इनको वहां का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था, और यह महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से संबंधित थे। अब बात कर लेते हैं, चूंकि यह तटीय क्षेत्र था तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भाई जो हाई कोर्ट है तो किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है दोस्तों, तो बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर यह गोवा का क्षेत्र आता है। तो बम्बई उच्च न्यायालय का एक पणजी में
गोवा की राजधानी पणजी में बम्बई उच्च न्यायालय का एक बेंच है जहां से इसके न्यायालय संबंधी कार्य संपादित होते हैं। गलती नहीं करना है, परीक्षा में यह बहुत बार पूछा जाता रहा है, ठीक है ना। और अगर हम राजभाषा के दर्जे की बात करें तो 1987 ईस्वी में कोंकणी को गोवा की आधिकारिक राजभाषा के रूप में जो है घोषित कर दिया गया और इसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भी जो है शामिल कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। इसे अभी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। इस प्रकार इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, एक एक बातों को हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा किया है, एक एक परत को उघेड़ने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इस पूरे सेशन को अंत तक देखिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई भी सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर आज के इस सेशन में आपको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से यह आपके सफलता की तरफ बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम जो है प्रदान करेगा यह सेशन। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को अंत तक देखिए, ठीक है। और अपने सलाह सुझाव महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को शीघ्रातिशीघ्र चढ़ जाएं दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि परीक्षा हॉल में अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसका गर्दा उड़ा करके आएंगे। जल्द ही मिलते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।